हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है आंसर शीट क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हैं और फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार आंसर हिंदी में तो आता है पर इंग्लिश में उसे कैसे बना के लिखा जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंटों को पढ़ते हैं और आपको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि इंग्लिश में बना कर कैसे लिखें। तो अब हम शुरू करते हैं कि हाउ वी कैन राइट सेंटेंस फ्रॉम अवर माइंड, यानी अपने दिमाग से आंसर शीट पे हम सेंटेंस को कैसे लिखें। तो साफ साफ हिंदी में लिखा बना कर इंग्लिश में कैसे लिखें। तो कुछ पॉइंट है। सबसे पहले वाक्य हमेशा छोटा छोटा लिखेंगे। जितने ज्यादा बड़े आप वाक्य लिखेंगे या सेंटेंसेस आप लिखेंगे तो उतनी ही ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगी और सेंटेंस का सेंस भी बदल जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको वाक्य हमेशा जितने भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो छोटे छोटे लिखने हैं। जैसे कि अगर किसी स्टोरी के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें भी सेंटेंस स्मॉल सेंटेंस आपका इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट है हमेशा टेंस का ध्यान रखें। अब आप लोग कहोगे सर टेंस ही नहीं आते, तो टेंस नहीं आते तो आपको इतना तो पता होगा कि ये हम जो स्टोरी लिख रहे हैं हमेशा कोई भी स्टोरी कोई भी रिपोर्ट ये सब हमेशा पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस में हम हमेशा वाज वर्ब का उपयोग करते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि वाक्य के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करें। जैसे कोई काम हो रहा है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी फॉर्म ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक और वीडियो डाली हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हम सीधी बात करें तो जिसमें हम वाक्य में बोलते हैं जैसे राजा खाना खा रहा था, तो राजा खाना खा रहा था। तो सीधी बात है, जिन वाक्यों में था आता है, थी आता है, थे आता है, वाक्य के अंत में वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं डिड, वाज, वर, एटसेट्रा, और भी कई तरह के हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कर सकते हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आता है कि जिनके वाक्यों के अंत में है, हो या फिर ही ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मोस्टली जो इस्तेमाल होते हैं उनके नाम है इज, एम और आर। ये तीन हमारे पास प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए हम विल शैल लगाते हैं। फ्यूचर टेंस की बात हम बहुत कम करते हैं, मोस्टली पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की बात हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास हमेशा वाक्य के साथ हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करें। ये हेल्पिंग वर्ब ही मैंने आपको इतने सारे बता दिए। फिर वाक्य में सरल शब्दों का उपयोग करें। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का हम उपयोग ना करें। जितने ज्यादा हम डिफिकल्ट वर्ड का उपयोग करेंगे उतना ही सेंटेंस जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा और हमें ही क्या होगा, कभी कभी वो सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसलिए मैंने अगली बार शब्द में लिखा है कि अनेक अर्थों वाले शब्दों का उपयोग ना करें। आपने वर्ड ऐसे लिखने हैं जिसका मीनिंग हम सटीक एक बार में समझा दे। अगर हमने एक सेंटेंस को जब भी बना के लिखते हैं, अगर हम कई सारे मीनिंग वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर शीट चेक करने में कि बच्चा लिखना क्या चाहता है। तो इसलिए हमेशा इजी वर्ड्स का उपयोग करें और ऐसे वर्ड ना लिखें जिनके कई सारे मीनिंग होते हैं। फिर वाक्यों को हमेशा, अगर आपको नहीं आता है वाक्य और आप बना के लिख रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ वाइज ना लिखें। क्योंकि टीचर कभी भी पैराग्राफ वाइज अगर लिखा हुआ होता है तो उसको रिलेट करते हैं वो एक दूसरे सेंटेंस से। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो एक पॉइंट पढ़ के छोड़ देते हैं, हाँ जी इसमें ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है। फिर एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि राइटिंग आपकी हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई सा भी। राइटिंग हमेशा नीट एंड क्लीन और कम से कम मिस्टेक करनी है आपको, ताकि टीचर को लगे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंट है। अब कॉन्फिडेंट है अगर वो स्टूडेंट तो इसका मतलब है कि वो हमेशा नीट एंड क्लीन लिखेगा और ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक नहीं करेगा। अगला पॉइंट है वाक्यों को लिखते समय नए शब्दों का उपयोग करें। आपने अनेक अर्थों वाले शब्द का उपयोग नहीं करना, लेकिन अगर आपको नए शब्द याद है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ते हो, चैप्टर आपने थोड़ा ये पढ़ रखा है, उसकी स्टोरी जान रखी है, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि उस चैप्टर में नए वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके याद करना, उनका मीनिंग स्टार्ट कर दे तो आपको पता लग जाएगा नए शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।